बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा आपको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दिया था होमवर्क में करने के लिए, ठीक है। जो समझाया था आपको ग्रांट मिली है किसके लिए, एसेट के लिए, लेकिन ग्रांट मिली है आपको कैश फॉर्म में, ठीक है जनाब। तो इस बात को हम समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ है उनको ही प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी a cash a cash sum of rupees 12,000 on 1st January 2011 to assist the acquisition of a nuclear plant। मतलब एक गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है एक कंपनी को, कितनी, 12,000 की। क्यों दी है? ताकि वो कंपनी खरीद सके एक न्यूक्लियर प्लांट। The nuclear plant was acquired on 1st January 90,000 for rupees 90,000। ये ग्रांट आपको दी गई है, क्यों दी गई है? ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, ताकि आप ये क्या कर सके, 90,000 का प्लांट खरीद सके। मतलब यानी कि गवर्नमेंट ने आपको असिस्टेंस दी, ग्रांट प्रोवाइड की। और इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे। क्या गवर्नमेंट आपको मशीन खरीद के दे सकती थी? यस, ये भी दे सकती थी कि मशीन की कॉस्ट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपके कुछ हिस्से को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मतलब 90,000 में से 12,000 की जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है ग्रांट की शक्ल में, और ये गवर्नमेंट ने आपको कोई लोन नहीं दिया हुआ। मतलब कल इसके बदले गवर्नमेंट आपसे कुछ भी हासिल नहीं करेगी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? तो अब हम कल यही तो सीख रहे थे बेटा कि जब हमें ये पैसे मिले, कि हमें ये देखें, ये हमें क्या मिल गया, पैसे मिल गए। तो हम इसको जरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या थी, मैंने कल इसको दो तरीकों से सिखाया था ना बेटा, दो तरीकों से हमने इसको सॉल्व करना सीखा था, अप्रोच 1 और अप्रोच 2। आज भी मैं इस तरह कर देता हूं आपके सामने। डायरेक्ट अप्रोच, एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। पैसे कब मिल रहे हैं बेटा? 1 जनवरी 2011 को। मतलब आपको प्लांट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, फर्स्ट जनवरी 2011 को। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट, सॉरी एंट्री बनी बैंक डेबिट, 12,000 से पैसे आपको मिले। अब इस 12,000 को आप डायरेक्ट अपनी इनकम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जिस मकसद के लिए आपको ग्रांट मिली वो मकसद भी आपने पूरा नहीं किया। वो मकसद क्या है? प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट लगाना, न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉल करना। तो आपने बोला जनाब ये ग्रांट मिली है फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए, जब तक कि वो फ्यूचर एक्सपेंडिचर इनकर ना हो जाए तब तक ये ग्रांट मेरे लिए क्या है, डेफर्ड है। तो आपने कहा डेफर्ड ग्रांट बतौर लायबिलिटी क्रेडिट 12,000 से। ऐसा ही है, यहां भी आपने ये एंट्री पास की, बैंक डेबिट 12,000 से, और बेटा डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 12,000 से। अब उसके बाद अगला हिस्सा क्या था, आपने प्लांट परचेज कर लिया। आपने कहा प्लांट डेबिट, प्लांट कितने का परचेज किया आपने? प्लांट की कॉस्ट क्या है बेटा? 90,000। ठीक है जी। तो आपने प्लांट परचेज किया, आपने प्लांट डेबिट किया 90,000 से, और बैंक क्रेडिट कर दिया 90,000 से।
यानी अभी आपने इस ग्रांट को डेफर्ड ही रहने दिया, मतलब इस एंट्री में ग्रांट का कोई इफेक्ट नहीं लिया, मतलब। लेकिन एक उसूल तो यही है ना कि आपने जो 90,000 का प्लान परचेज किया है, इस 90,000 की पेमेंट करने के लिए आपको 12,000 कहां से मिले? गवर्नमेंट की तरफ से मिले। तो आपकी जेब पर 12,000 से बोझ क्या पड़ा? कम पड़ा। तो सवाल ये है कि आपकी जेब से कितना, असल में आपकी जेब से कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खर्च हुआ है? तो इसका जवाब क्या होगा? 78,000। यस और नो? तो अब इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि प्लांट जो है वो 78,000 से कैपिटलाइज हो। क्यों? बैंक तो क्रेडिट हो गया 90,000 से, लेकिन 90,000 में 12,000 आपने कहां से पे किए? ग्रांट वाले पे किए। तो आपने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर दिया, कंपाउंड एंट्री पास कर दी मैंने इस केस में। कि जिस मकसद के लिए मैंने ग्रांट ली थी वो मकसद मैंने पूरा कर दिया। और डायरेक्ट अप्रोच के अंदर मैंने क्या किया? ग्रांट को ग्रांट ही रहने दिया, मतलब लायबिलिटी रहने दिया। अब मैं बोलूंगा जनाब कि ये जो ग्रांट है ना, ये मेरी मुस्तकबिल के डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को कम करेगी। मतलब दो अप्रोचेज हो गई ना इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं यहाँ पर ग्रांट को अभी तक लायबिलिटी के तौर पर रिवर्स नहीं करता, तो फिर मैं ओवर द पीरियड इसको रिवर्स करूंगा। मैं यहां पहुंचा, मैंने चार्ज की डेप्रीसिएशन, मैंने कहा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कैसे? 90,000 को डिवाइडेड बाय 3 किया, लाइफ 3 साल आ गई, आंसर क्या आया? 30,000। और जो ग्रांट थी, तो मैंने कहा वो ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट मैंने डेबिट की, और ग्रांट इनकम क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। ठीक है। अब ये कैसे किया? 12,000 जो मैंने डेफर्ड ग्रांट थी उसको डिवाइड बाय क्या कर दिया? 3 कर दिया। कि जिस चीज को मैंने डेफर्ड ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड किया था, अब वो चीज जो है वो मेरी डेप्रीसिएशन के इफेक्ट को रिड्यूस करेगी। मतलब क्योंकि 90,000 मेरी जेब से जो खर्च हुआ उसमें 12,000 गवर्नमेंट की दिए हुए हैं, तो फिर जो 90,000 को डिवाइड बाय 3 करके पर ईयर डेप्शन आ रही है, वो असल डेप्रीसिएशन नहीं है। तो जो मैंने एसेट के अंदर 30,000 का एक्सपेंस चार्ज किया है एसेट की वजह से, तो उस एसेट की कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए थे, और जिसको मैंने डेफर्ड ग्रांट माना था, तो अब मैं उसको उसको अमोर्टाइज करके क्या मानूंगा? उसको इनकम मान लूंगा। तो 12,000 को जब मैंने डिवाइड बाय 3 किया, तो आंसर क्या आ गया? 4,000 आ गया। तो इस तरह क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस चार्ज हो रहा है 30,000 का, ठीक है, और ग्रैंड इनकम रिकॉर्ड हो रही है कितने की? 4,000 की। नेट इफेक्ट कितने का पड़ा बेटा? नेट इफेक्ट पड़ा 26,000 का। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अब डायरेक्ट जो डेप्रिसिएशन आएगी ना, वो कितने से आएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आपने कहा 78,000 डिवाइडेड बाय 3, तो डायरेक्ट अब आंसर क्या आएगा? 26,000 आएगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रीसिएशन जो है वो नेट ऑफ ग्रांट आ रही है। यानी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? अपना एक्सपेंस उतने अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जितने अमाउंट से मुझे क्या मिली थी? ग्रांट मिली थी। यानी ग्रांट का जो पर ईयर जो हिस्सा होगा, जो अमाउंट अमोर्टाइज होकर इनकम होगा, मतलब यहाँ पे नेट इफेक्ट आ रहा है, वहां पर डेप्रीसिएशन का इफेक्ट अलग आ रहा है और इनकम का इफेक्ट लग जा रहा है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट नेट होने के बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वही 26,000। तो ये दोनों अप्रोचेस। अब आप इस पे ये सोचो ना यार तलहा, कि बेटा अगर गवर्नमेंट मुझे 90,000 का 90, फर्ज करें गवर्नमेंट अगर मुझे पूरे 90,000 देती तो क्या होता? मेरी डेप्रीसिएशन का इफेक्ट तो फिर जीरो हो जाता ना बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यस और नो? तो अगर गवर्नमेंट मुझे पैसे देती क्या कहते हैं प्लांट के 90,000 रुपए, तो मैं बैंक डेबिट करता 90,000 से।
मैं डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करता 90,000 से, फिर मैं एसेट परचेज करता। अब इस तरह सोचो जरा इस बात को, तुम्हें जो वो वाली बात समझ में नहीं आ रही ना, तो वो बात मैं तुम्हें इस तरह समझाता हूँ, जरा देखो। अब मैं उससे कनेक्ट करने जा रहा हूँ अगली वाली बात से। अब वो अगली वाली बात से क्या कनेक्ट करने जा रहा हूँ कि अगर फर्ज करें बैंक मुझे पूरी पूरी कॉस्ट देती है किसकी, इस एसेट की, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट, तो मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट आई 90,000 की, बैंक में रिसोर्सेज में इजाफा हो गया, इसको मैंने क्या बोला, डेफर्ड ग्रांट। 90,000 से फिर मैंने इससे प्लान परचेज किया, प्लान डेबिट 90,000 से और बैंक क्रेडिट 90,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जेब पर तो इस प्लान का कॉस्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, जीरो पड़ा ना बेटा। जवाब दो। मेरी जेब पर यानी मेरे बिजनेस की जेब पर तो इसकी कॉस्ट का इफेक्ट क्या पड़ा, जीरो पड़ा। तो अब जरा इसकी कंपाउंड एंट्री बनाओ। क्या इस अगर गवर्नमेंट पूरे पैसे दे रही है प्लांट के, इससे बेहतर ये नहीं है गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली प्लांट खरीद के दे दे। तो इससे बेहतर है गवर्नमेंट मुझे डायरेक्ट प्लांट खरीद के दे दे। तो अगर मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है बेटा, प्लांट मिलता है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 90,000 रुपए, तो मैं प्लांट डेबिट करूंगा 90,000 से, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 90,000 से, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट मुझे पैसे ना दे तो ये बैंक का आना और बैंक का जाना कैंसिल हो गया ना। मतलब गवर्नमेंट अगर मुझे बेटा डायरेक्ट एसेट दे रही है जिसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो मैं एसेट डेबिट कर दूंगा और डेफर्ड ग्रांट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। एक तरफ मैं एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा और दूसरी तरफ मैं ग्रांट को अमोर्टाइज कर दूंगा। इस तरह दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरह दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो अब इस केस में एसेट ना रिकॉर्ड करने से बेहतर है रिकॉर्ड किया जाए। मतलब यानी कि जो डायरेक्ट अप्रोच है ना वो ज्यादा बेहतर है। मतलब कि आप प्लांट को कैपिटलाइज करें ताकि प्लांट आपकी बुक में शो कि एक चीज मौजूद है। मतलब अगर ग्रांट एग्जैक्टली एसेट की कॉस्ट के बराबर है तो फिर तो आपकी जेब पे इफेक्ट जीरो है। तो प्लांट अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करते हैं तो उसमें तो फिर आपकी एसेट में वो आपकी बुक्स में वो एसेट दिखाई नहीं देता। तो ज्यादा बेहतर अगर आपको दोनों में से कोई चूज करना पड़ जाए तो आप कौन सा मेथड चूज, परमिशन दोनों की अलाउ दोनों है मेथड, लेकिन अगर आपको कोई में दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो बेहतर कौन सा लगता है हमें, मेथड वन लगता है। क्यों, इसलिए कि उसमें बकायदा एसिड भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें बकायदा ग्रांट भी डेफर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, बेहतरीन बात कर दी, बेहतरीन बात। तो अब अगर फर्ज करो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लाइसेंस मिलता है, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डायरेक्ट प्लान तो नहीं दे सकती ना बेटा हमें, गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट प्लान तो नहीं दे सकती ना बेटा। अब गवर्नमेंट के बस में जो होगा वो देगी। तो गवर्नमेंट के पास क्या जमीन है, क्योंकि जमीनों की मिल्कियत गवर्नमेंट के पास है, लाइसेंसेस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, या बाय चार्जिंग अ नॉमिनल वैल्यू, या गवर्नमेंट आपको जमीन दे सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट और बाय चार्जिंग अ नॉमिनल वैल्यू, यस और नो। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि बेटा हमें क्या मिली, नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली। मतलब जहां पर हमें एक चीज कैश फॉर्म में नहीं मिली कि उसको खर्च करके हम कुछ खरीदें या कोई एक्सपेंडिचर इनकर करें, बल्कि जिस चीज पर एक्सपेंडिचर इनकर होना था असल में वही चीज डायरेक्ट क्या मिल गई, गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई। मतलब आपको घर वाले देते हैं पॉकेट मनी, तो आप क्या खरीदते हो, टॉफी, चॉकलेट, चिप्स। तो एक अप्रोच ये भी है ना कि घर वाले बोले बेटा तुम पैसों का क्या करोगे, एक काम करो, ये लो चिप्स, ये लो टॉफी, ये लो चॉकलेट। डायरेक्ट अगर घर से पॉकेट मनी मिलने के बजाय टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट मिलना शुरू हो जाए
तब भी मकसद तो पूरा हो ही गया ना, कि भाई पैसे मिलने के बाद भी तो खरीदना वही है ना। तो अब गवर्नमेंट बजाय आपको पैसे देने के आप कोई एसेट खरीदो। चलें, अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट बजाय पैसे देने के आप एसेट खरीदो, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको एसेट भी तो प्रोवाइड कर सकती है बतौर ग्रांट। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर पहले, जहां पे हमारी बात रुक गई। जवाब दें, है ना। तो अब बात क्लियर हुई बेटा, या अब भी नहीं हुई? जवाब दो बेटा। चलो गुड। तो अब पहले तो इसका ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट करना था आपने। अच्छा, इसमें 3 साल थे ना, अब 3 साल की क्या होगी बेटा, सेम एंट्रीज बन जाएंगी। तो मैं 1 साल की एंट्री और बना देता हूँ, मतलब फिर आप कहाँ पहुंचे, 31 दिसंबर 2012 पर आपने एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से, वही 30,000 से। ऐसा ही है। और दूसरी एंट्री क्या पास किया आपने, डेफर्ड ग्रांट बतौर लाइब्रेरी डेबिट 4,000 से, और बेटा ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 4,000 से। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर पर यहां पर आपने क्या किया, सिर्फ चार्ज की डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया 26,000 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 26,000 से। लास्ट ईयर भी यही एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। चले यहां रुक कर आपसे एक टास्क आपसे करवाते हैं। टास्क, वो टास्क क्या है, आप मुझे बना के दिखा दें इसके एक्सट्रैक्ट्स, एसओसीआई और एसओएफपी के दोनों अप्रोचेस। जल्दी से क्विक बना देंगे। चलें स्टार्ट करें जल्दी से, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, जरा बना के दिखाइए एक्सट्रैक्ट। तो अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट देखें, एसओसी और एसओएफपी के, तो आप जानते हैं कंपनी नेम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31 दिसंबर 2012। 12 को हम करंट ईयर मान लेते हैं और 11 उसका कंपैरेटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 2012, यहाँ लिखा हमने 2011। ठीक है जी। वो अपनी मिस्टेक्स वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि चांसेस हैं कि कुछ आपने मिस्टेक कर ली है, इसलिए मैं इसको करके बता रहा हूँ। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसा ही है। 2012, 2011, जरा बताइए, गौर कीजिएगा जरा, मैं देखें किसकी शॉर्ट वर्किंग कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्किंग कर रहा हूँ, कि 90,000 का प्लांट था,
90 में से आपने 1 लाख कंज्यूम कर ली, तो 90 जो है वो 3 हिस्सों के बराबर था, बचे कितने हिस्से बेटा? 2 हिस्से। तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा? मुझे मिल जाएगा आंसर 60,000। ये 60,000 क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV जो रिपोर्ट होनी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो बता देना मुझे। इस तरीके से यहाँ पर 90,000 रुपए आपकी क्या थी? कॉस्ट थी। और 2 साल गुजरने के बाद अब लाइफ कितनी बची है? 1 साल। टोटल लाइफ कितनी थी? 3 साल। तो आपका आंसर यहाँ कितना बचता है? 30,000। डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगाकर आप उस वैल्यूज पे जंप कर सकते हैं। आपको ये तमाम बातें याद होनी चाहिए, और ये स्मार्ट वर्किंग ही पेपर के अंदर टाइम सेव करवाती है हमारा। इन बातों को भी हमें सीखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन है किस चीज का? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का। तो अब हमारे पास क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी आएगी बेटा। डेफर्ड ग्रांट को हम हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, ये आ गई यहाँ पर हमारे पास डेफर्ड ग्रांट। तो वही डेफर्ड ग्रांट आप वर्कआउट कर लें भाई। 2012 के एंड पे इसका कितना बैलेंस मौजूद है? 2011 के एंड पे कितना बैलेंस मौजूद है? हमने ग्रांट मिली हमें कितने से? 12,000 से हमने ग्रांट डेफर्ड की, लेकिन अब 12,000 में से 1 साल का हिस्सा हमें रियलाइज हो चुका है। तो 2 हिस्सों के बराबर ग्रांट जो है वो डेफर्ड है। टोटल ग्रांट 300 के बराबर थी, अब 2 हिस्सों के बराबर ग्रांट डेफर्ड है। उसका बैलेंस कितना बचेगा? 8,000। और फाइनली 12,000, अगर मैं डायरेक्ट लिखा था 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3। तो 3 में से 2 हिस्से अमोटाइज हो चुके हैं, 1 हिस्सा अमोटाइज होना बाकी है। ठीक है जी, तो ये आपका SOFP का एक्सट्रैक्ट बन गया। इसी का ही अब एसोसिएट का एक्सट्रैक्ट कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बना देता हूँ ताकि ये प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन देना आ जाए एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अपोजिट नेट वाला तो आसान है, क्योंकि उसमें तो आपका एसेट जो है वो 78 पे डेप्ट होगा, फिर उसमें ग्रांट डेफर्ड ग्रांट आपको एसओएफपी में दिखाई नहीं देगी। यस और नो बताइए, क्योंकि तो आपने ग्रांट क्या कर दिया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से मैच कर दिया ना बेटा। तो उम्मीद है इतना तो कर लेंगे फिर आप उस केस में। तो जो सेकंड अप्रोच होगी उसमें डेफर्ड ग्रांट पर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाई नहीं देगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ठीक है, तब आपने यहाँ पर ये 2012 एंड 2011 रुपीज, अगर कोई नोट अटैच करना हो तो नोट नंबर। अब आप खुद बताइए कि एक तरफ आपके पास क्या है? ग्रैंड इनकम पर ईयर, आपके पास ग्रैंड इनकम जो डेफर्ड ग्रैंड से अमोटाइज होकर आ रही है, वो कितनी आ रही है? 4,000। और पर ईयर आपके पास जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ रहा है
वो आ रहा है 30,000। तो आप खुद जानते हैं नेट इम्पैक्ट जो जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कितना पड़ रहा है, 26,000 का। वही आपके सामने एक्सट्रैक्ट बन गए। तो कौन सी मुश्किल बात है बताइए। ठीक है, चले अब वो बात भी कर लें ताकि हमारी बात क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं जरा इस चीज को। ग्रांट की कंडीशन प्लांट परचेज करना नहीं थी ना। देखें प्लांट क्यों लगाया है। मिसाल के तौर पर क्या प्लांट परचेज करना काफी है, प्लांट यूज करना भी काफी है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट को आपने दिखाने के लिए डमी प्लांट लगा लिया, तो फिर तो आपने सारी ग्रांट क्या कर ली, हजम कर ली। वो जिस तरह नहीं होता, आप देखते हैं अभी आपने एक इश्तेहार देखा होगा कि वजीर आजम साहब ने जो है वो एक हॉस्पिटल का विजिट किया, तो वहां पर जो है वो मरीज वही था जो नवाज शरीफ के दौर में था, वही मरीज दिखाया गया इमरान खान के दौर में। देखिए ऐसे कोई पिक्चर देखिए आप, मतलब सेम मरीज नहीं देखी आप लोगों ने। यार तो बड़ी मशहूर बात हो गई है कि नवाज शरीफ भी वही, उसी बेड भी वही है, बेड भी वही है, उसके पीछे लगा हुआ वेंटिलेटर भी वैसा ही है। मतलब जो स्पेस वेंटिलेटर के लिए जो ऑक्सीजन देने के लिए या जो भी क्या कहते हैं नेबुलाइजेशन के लिए जो दी हुई है स्पेस, वो भी वही की वही है, मरीज भी वही है। ठीक है, तो नवाज शरीफ भी सेम मरीज से मिल रहा है, इमरान खान भी सेम मरीज से मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं फिर हम, आप तो उसको अपनी कोई खास लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे ना। ठीक है, तो अगर आपने गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कोई डमी प्लांट लगा दिया तो फिर तो आपने कंडीशन पूरी कर दी। लेकिन प्रैक्टिकली तो बात ये है ना कि प्लांट लगाना थोड़ी है, प्लांट तो यूज करना है ना। तो वो ग्रांट आपकी असल में रियलाइज कब होगी, वसूल कब होगी, गवर्नमेंट का मकसद कब पूरा होगा कि आपने प्लांट लगाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, प्लांट ने आगे प्रोडक्शन दी, प्लांट डेप्रिशिएट हुआ, तो ग्रांट का हक क्या हुआ, अदा हुआ। तो हम ये मान रहे हैं सिर्फ प्लांट लगाने पे ग्रांट को हम इनकम नहीं मान लेंगे, प्लांट यूज भी तो होना चाहिए ना। लगाने से क्या होगा, क्या यूजेज नहीं चाहिए प्लांट का। ठीक है, तो इस तरह तो फिर क्या है, दिखाने के लिए तो कोई भी कहीं से प्लांट ले आएगा। तो डमी फैक्ट्रीज, डमी प्लांट्स, आपको नहीं पता। अभी ये जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी तो पीटीआई गवर्नमेंट ने डमी अखबारों के नाम लिए थे। मतलब बहुत सारे ऐसे अखबार जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती थी, वो अखबार एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक अखबार का नाम था डेली हैरत। डेली हैरत मतलब यानी कि अखबार का नाम है हैरत, और 4-4 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही है पर ईयर इनको। तो इसका मतलब क्या है, बहुत से लोगों ने अखबारात, जाली अखबारात रजिस्टर्ड करवाए, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद क्या करते थे वो, दिखाने के लिए हफ्ते में एक कॉपी छापी और क्या करती, लोगों में फ्री में बांट दी, बाकी 6 दिन कुछ किए ही नहीं। मतलब ऐसे अखबारात जो किताबों में एग्जिस्ट करते थे लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब वो क्या कर रहे हैं, प्लांट लगाया हुआ है, प्लांट को यूज नहीं कर रहे, हफ्ते में एक दिन यूज कर लिया, बाकी 6 दिन नहीं यूज किया। और जो ग्रांट आई, पर ईयर ग्रांट मिल रही है अखबार के खर्चों को पूरा करने के लिए। मतलब ये आप देखें, ये जो मौजूदा, अब मैं सियासी बात शुरू हो जाएगी फिर हमारी भाई, तो मतलब मौजूदा गवर्नमेंट से ये जो प्रेस था आपका, ये नाराज क्यों था, इसलिए नाराज था ना कि इन्होंने सारी ग्रांट्स वगैरह बंद कर दी। मतलब इनके खर्चे बड़े होते हैं भाई, न्यूज चैनल्स वालों के और अखबारात के, ये पूरे नहीं होते। तो ये पूरे करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती है, वही एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए क्या मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है। तो हर साल गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू ग्रांट मिलती थी, जो कि बंद हो गई, कम हो गई या खत्म हो गई, इस तरह समझ लें आप। तो बहरहाल ये तो एक अलग इशू है, लेकिन इस तरह के इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं ना हमारे यहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं, अभी जो बजट आता है उसमें क्या ग्रांट्स एलोकेट नहीं होती, मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये तमाम चीजें आप देखा करें, आपको बातें समझ में आएंगी।
चलें उसके बाद वापस आते हैं हम लोग कहाँ पर, जो बात हमारी अधूरी रह गई थी, मैंने शुरू की थी पर मैंने डायरेक्ट वहीं से बात शुरू कर दी। मैंने कहा इसको बाद में करते हैं। अच्छा, अब ये आपके सामने क्या है, अभी आपके सामने है हमारे पास क्या, ग्रांट ऑफ व्हाट, नॉन मॉनेटरी एसेट, मतलब जहां पर गवर्नमेंट एसेट खरीदने के लिए आपको कैश ना दे बल्कि डायरेक्ट एसेट दे दे, जैसे कि लाइसेंस। तो इस बात को हम डायरेक्टली इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने, जरा इसको रीड कर लें। अ गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ लाइसेंस टू फिश ऑफ द कोस्ट ऑफ केप टाउन। ठीक है जी, केप टाउन शहर है किसका, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने ग्रांट दी एक कंपनी को फिशिंग लाइसेंस की, यानी फिशिंग लाइसेंस गवर्नमेंट को दे दिया है। अगर लाइसेंस वैसे आमतौर पर गवर्नमेंट से लिया जाए, ये लाइसेंस किसी और को बेचा जाए, तो ये लाइसेंस की जो फेयर मार्केट वैल्यू है कितनी है, 50,000 रुपए। द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे स्मॉल सम, नॉमिनल वैल्यू, स्मॉल सम कितना पे करना है, 1,000 रुपए। मतलब 50,000 की चीज आपको कितने की मिल रही है बेटा, जवाब दें बेटा। तो अब आपकी मर्जी है, इस ग्रांड को आप 1,000 रुपए पे रिकॉग्नाइज करें, मतलब इस एसेट को आप 1,000 रुपए पे रिकॉग्नाइज करें, या आप इस एसेट को कितने पे रिकॉग्नाइज करें, 50,000 पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में हमारी जेब से 50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जो कॉस्ट हमने बेयर की अपनी जेब से उसको हम इनकम नहीं मानेंगे, मतलब जाहिर सी बात है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कहे कि वैसे हम इसकी नॉमिनल वैल्यू भी चार्ज करते हैं 1,000 रुपए, हम आपसे इस केस में 1 रुपया भी नहीं लेते, तो फिर बगैर पैसे दिए अगर आप कोई एंट्री बनाते तो वो 2 एंट्रीज होती, 50,000 की एंट्री एसेट डेबिट करके और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करके, और यह 1,000 की एंट्री एसेट डेबिट करके और ग्रांट इनकम क्रेडिट करके। लेकिन इस केस में क्योंकि 1,000 रुपए आपकी जेब से खर्च हो रहे हैं, इतना तो खर्च करना पड़ेगा, तो कैश का आउटफ्लो दिखाना होगा आपको। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह मिल सकता है कि अगर क्वेश्चन पेमेंट की बात ना करे और क्वेश्चन खाली ये बात करे जनाब कि ये आपको एसेट वैसे ही मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आमतौर पर लोगों को गवर्नमेंट जो है ना ये एसेट देती है कितने का, नॉमिनल वैल्यू कितने की देती है, 1,000 रुपए का, लेकिन आपको तो 1,000 रुपए भी खर्च करने नहीं पड़ रहे, तो फिर उस केस में आप डायरेक्ट 1,000 रुपए को इनकम मान लेंगे कि आपको 1,000 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन अब जो मैं एंट्री बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं 1,000 रुपए का कैश आउटफ्लो दिखाने जा रहा हूँ, तो जो मैंने आपको इनिशियली एंट्री बना के दिखाई उससे थोड़ा क्या है मुख्तलिफ हो जाएगा। तो जरा इसको देखते हैं यहाँ पर, देखिए बेटा। अब मिसाल के तौर पर एक एंट्री ये जरा समझिएगा, अगर ये लाइसेंस के ऊपर मुझे 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़ता बेटा, तो एंट्री क्या बनती बेटा, लाइसेंस डेबिट, जवाब दो, लाइसेंस डेबिट, यस और नो, कितने से, 50,000 से। डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से, 50,000 से। 50,000 की चीज मिली मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट और 50,000 मेरे लिए क्या है, डेफर्ड ग्रांट। सही है जी। अच्छा जी, और अगर वैसे तो आमतौर पे गवर्नमेंट इसके 1,000 रुपए चार्ज करती है, लेकिन मुझसे कुछ 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रही, ठीक है जी, तो मैं पेमेंट वाली एंट्री अलग से बनाऊंगा कि पेमेंट अगर हुई तो क्या एंट्री बनाऊंगा, और अभी अभी मैं पेमेंट अज्यूम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को 2 असम्पशन से सॉल्व कर रहा हूँ कि 1,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू मेरी जेब से खर्च हो रही है, ये 1,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू मेरी जेब से खर्च नहीं हो रही, 2 बातें कर रहा हूँ। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू मेरी जेब से खर्च नहीं हो रही, तो अगर 1,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू मेरी जेब से खर्च नहीं हो रही फिर भी मैं उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो क्या रिकॉर्ड करूंगा बेटा, लाइसेंस डेबिट कितने से, 1,000 से, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 1,000 से। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मेरी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं, तो अगर मेरी जेब से वाकई पैसे खर्च हो रहे हैं
तो फिर मेरे पास इसको रिकॉर्ड करने की एंट्रीज क्या है, मतलब अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो कैश आउटफ्लो हो रहा है तो फिर उस केस में एट नॉमिनल वैल्यू, फिर मैं उसको इनकम नहीं मान सकता क्योंकि मेरी जेब से पैसा खर्च हो रहा है। ₹1000 मेरी जेब से खर्च हो रहे हैं। क्या एंट्री पास की हमने, लाइसेंस बतौर इनटेंजिबल एसेट डेबिट 1000 से, बैंक क्रेडिट 1000 से। ठीक है जी। उसके बाद एट फेयर मार्केट वैल्यू, लाइसेंस बतौर एसेट डेबिट 50,000 से, बैंक क्रेडिट कितने से, 1000 से। ठीक है, और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से, 49,000। तो एक केस में मैंने अज्यूम किया कि नॉमिनल वैल्यू मेरी जेब से खर्च हो रही है और एक केस में मैंने अज्यूम किया नॉमिनल वैल्यू खर्च नहीं हो रही। बेटा क्या ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक? यानी मैंने उसी क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन बना दिए आपके सामने। तो जहां क्वेश्चन मेंशन करे कि नॉमिनल वैल्यू आपकी जेब से खर्च हो रही है तो आप इस तरह एंट्री पास करें जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाई। और अगर ये क्वेश्चन मेंशन ना करे कि नॉमिनल वैल्यू आपकी जेब से खर्च हो रही है तो फिर आप एंट्री वैसे बना लें जो मैंने इससे पहले बनाई। बेटा जवाब दें हर बंदा कि ये बात आपको क्लियर है सबको बेटा, बाकी तमाम लोग। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है जी, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करवा कर मैं आपको अगली क्लास में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लेक्चर्स दूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा, हिम्मत हो, रिकॉर्डिंग करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो रिकॉर्डिंग करके इंशाल्लाह हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।